हवा के झोंके शिवपुरी गांव की झोपड़ियों के छप्परों से सनसनाहट की आवाज निकाल रहे थे। अभी सूरज निकलने में भी कुछ देर थी, लेकिन कामिनी देवी की आंखें अपने आप ही खुल गईं। उम्र के साथ आई यह आदत अब उनकी दोस्त बन चुकी थी। वह धीरे से अपने पलंग से उठी और चूल्हे की तरफ बढ़ी। उनकी कोठरियों में दर्द था, लेकिन आदत ने उन्हें इस दर्द को नजरअंदाज करना सिखा दिया था। उनकी नजर कोने में सो रहे अपने पोते राहुल पर पड़ी। 12 साल का वह मासूम गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। कामिनी देवी के चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान खिलाई। वह जानती थी कि आज फिर वही दिनचर्या शुरू होगी। चूड़ियां बनाना, राहुल को स्कूल भेजना और फिर शाम को उसके लौटने का इंतजार। वह चुपचाप चूल्हा जलाने लगी, तभी राहुल करवट बदलते हुए बोला, दादी, क्या सुबह हो गई? नहीं बेटा, अभी तो अंधेरा है, तू सो जा। नहीं दादी, मैं भी उठ जाता हूँ। आज स्कूल में टेस्ट है, मुझे और पढ़ना है। दोनों ने मिलकर चूल्हा जल आया और रात की बची हुई सादी रोटी और चटनी को गर्म करके नाश्ता किया। दादी, आज आप डॉक्टर के पास चलना, आपकी खांसी बहुत बढ़ रही है। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, वो महंगी दवा देगा, हमारे पास तो। पर दादी। सुन राहुल, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। तू जब बड़ा होकर नौकरी करेगा, तब मैं तेरे साथ बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाऊंगी। अभी तो तू मेरी सबसे बड़ी दवा है। तेरा चेहरा देखकर मेरे सारे दर्द भाग जाते हैं। मैं कुछ भी करूं, लेकिन दादी को इन कठिनाइयों से जल्द छुटकारा दिलाऊंगा। स्कूल जाने से पहले राहुल ने दादी के लिए पानी का मटका भरकर रख दिया और लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में लगा दी। यह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। जाओ बेटा, समय से स्कूल पहुंचना, ध्यान से पढ़ना। हाँ दादी, आप भी ज्यादा काम न करना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर राहुल अपनी फटी पुरानी बस्ता लटकाए स्कूल की ओर दौड़ लगा दिया। कामिनी देवी दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रही, जब तक राहुल उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। एक आंसू उनकी आंख से निकलकर गाल पर बह चला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर वह अपने छोटे से आंगन में बैठ गईं और रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों को धागे में पिरोने का काम शुरू कर दिया। हर चूड़ी में उनकी उम्मीदें, उनका प्यार और उनका संघर्ष बसा हुआ था। स्कूल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलता दौड़ता स्कूल पहुंचा। वह कक्षा में सबसे होनहार छात्रों में से एक था। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे। आज विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे थे। बच्चों, सूरज की रोशनी से हम बिजली बना सकते हैं। इससे प्रदूषण भी नहीं होता और ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ स्रोत है। राहुल बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, काश हमारे घर में भी बिजली होती। दादी को रात में चूड़ियां बनाने में बहुत दिक्कत होती है। दिए की रोशनी में उनकी आंखें दुखने लगती है। कक्षा खत्म होने पर राहुल मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी, क्या सोलर लैंप बहुत महंगा होता है? मास्टर जी ने राहुल की गंभीरता देखी। वह जानते थे कि राहुल गरीब परिवार से आता है। क्यों पूछ रहे हो राहुल? दादी रात में काम करती हैं मास्टर जी। दिए की रोशनी में उनकी आंखें खराब हो रही हैं। अगर एक छोटा सा सोलर लैंप आ जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा। मास्टर जी के मन में राहुल के लिए स्नेह और बढ़ गया। राहुल, एक छोटा सोलर लैंप लगभग 200-300 रुपए का आता है, लेकिन तुम पढ़ाई पर फोकस करो। तुम्हारी अच्छी पढ़ाई ही तुम्हारी दादी के लिए सबसे बड़ी खुशी लाएगी। जी मास्टर जी। राहुल ने सिर झुकाकर कहा,
लेकिन उसके मन में सोलर लैंप खरीदने का विचार और मजबूत हो गया। दोपहर में स्कूल छूटता था, जबकि दूसरे बच्चे खेलने या घर जाकर खाना खाने के लिए दौड़ पड़ते। राहुल की दिशा कुछ और थी। वह सीधे गांव के छोटे से बाजार में स्थित सुनील डेयरी एंड होटल की ओर चल पड़ा। होटल के मालिक सुनील ने उसे आते देखा। आ गया नौकर, जल्दी से जाकर बर्तन साफ कर, आज ज्यादा ग्राहक आए हैं। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा रसोईघर में गया और बर्तनों के ढेर के सामने बैठ गया। साबुन के झाग और चिकने बर्तनों को साफ करते हुए वह सोचता रहा। एक दिन मैं इन बर्तनों को नहीं बल्कि किताबों को छूंगा। एक दिन मैं दादी के लिए एक अच्छा घर लेकर आऊंगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद सुनील ने उसे 10 रुपए का नोट और 2 रोटियां दी। ले, आज तेरी मेहनत अच्छी लगी। धन्यवाद सुनील काका। वह रोटियां लेकर चला गया। यह रोटियां ही उसकी दोपहर का भोजन थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें खाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर रोज 10 रुपए बचा लूं तो एक महीने में 300 रुपए हो जाएंगे। फिर मैं दादी के लिए सोलर लैंप खरीद सकूंगा। इस सपने ने उसे नई ऊर्जा दी। वह उत्साह से भरकर घर की ओर चल पड़ा। आज वह दादी को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था कि वह जल्द ही उनके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। कभी-कभी सुनील काका का मिजाज अच्छा होता तो वे थोड़ी सब्जी या दाल भी दे देते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता। एक दिन सुनील काका ने देखा कि राहुल रोटियां लेकर पेड़ के नीचे बैठा है और सूखी रोटियां चबा रहा है। अरे, यहाँ बैठकर सूखी रोटियां क्यों खा रहा है? होटल पर ही बैठकर खा लिया कर। कोई बात नहीं काका, यहाँ शांति रहती है। उसने असली वजह नहीं बताई। असली वजह ये थी कि होटल पर बैठकर खाने से अन्य कर्मचारी और ग्राहक उसे देखते और कभी उसे तरस खाकर कुछ और खिलाने की कोशिश करते। राहुल को किसी की दया नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी चाहिए थी। धीरे धीरे करके उसने 50 रुपए जमा कर लिए थे। वह एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक में ये पैसे छुपा कर रखता था, जो दादी की पुरानी सामग्रियों के ढेर में दबी हुई थी। हर रोज शाम को गुल्लक से पैसे निकाल कर गिनना और फिर उन्हें वापस रख देना उसके लिए एक तरह का पूजा कर्म था। हर सिक्का उसके सपने के एक कदम और करीब ले जाता था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जोरदार बारिश हुई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। कामिनी देवी ने राहुल को सूखी जगह सुलाया और खुद टपकते पानी के नीचे सो गईं। अगली सुबह वह जोरदार जुकाम और बुखार से ग्रस्त थीं। उनका शरीर टूट रहा था और खांसी इतनी तेज थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दादी, आज आपको डॉक्टर के पास लेकर ही चलूंगा। नहीं बेटा, बस गर्म पानी पिला दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में ही उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी। राहुल ने स्कूल नहीं आने का फैसला किया। उसने दादी के लिए कड़क चाय बनाई और उनके सिरहाने पानी का गिलास रख दिया। पूरा दिन वह उनके पास बैठा रहा, उनके माथे पर पानी की पट्टी रख आ रहा। लेकिन शाम तक दादी का बुखार और बढ़ गया। वह बेहोश सी पड़ी थीं। डर के मारे राहुल की सांसें थम सी गईं। उसने बिना एक पल गवाए अपनी गुल्लक तोड़ी। अभी उसमें सिर्फ 60 रुपए थे। वह इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सपना टूटा नजर आ रहा था, लेकिन दादी की जान उसके सपने से कहीं ज्यादा कीमती थी। वह दौड़ता हुआ गांव के डॉक्टर के पास पहुंचा।
डॉक्टर साहब, मेरी दादी बहुत बीमार है, कृपया चलिए। राहुल की हालत देखकर तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने दादी की जांच की और एक इंजेक्शन लगाया। उन्हें निमोनिया का खतरा है राहुल, मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ। 3 दिन तक लगातार चलनी होंगी। इंजेक्शन और दवाइयों का खर्च लगभग 200 रुपए आएगा। राहुल ने चुपचाप अपने जेब के 60 रुपए निकाले और डॉक्टर के हाथ पर रख दिए। डॉक्टर साहब, बस इतने ही हैं, बाकी मैं कल से दे दूंगा। कृपया दादी की दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने राहुल का चेहरा देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दृढ़ संकल्प भी था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, बाकी पैसे बाद में दे देना, पहले दादी को ठीक करते हैं। राहुल की जमा पूंजी, उसका सोलर लैंप का सपना एक ही पल में दादी की दवा बनकर खत्म हो गया। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। उस रात जब दादी ने दवा खाकर थोड़ी आराम से सांस ली, तो राहुल को लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अगले 2 दिनों तक राहुल स्कूल नहीं गया। वह दादी की सेवा में लगा रहा। डॉक्टर की दवा ने काम किया और कामिनी देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन राहुल के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। सपना फिर से बहुत दूर चला गया था। तीसरे दिन जब दादी ने जोर देकर कहा, तो राहुल स्कूल गया। वह कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में चमक गायब थी। मास्टर जी ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया। अवकाश के समय मास्टर जी ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया। क्या हुआ राहुल? पिछले कुछ दिन से स्कूल नहीं आए हो और आज भी तुम पूरे दिन चिंतित नजर आ रहे हो। क्या तुम्हारी दादी ठीक है? मास्टर जी की सहानुभूतिपूर्ण आवाज सुनकर राहुल का दिल भर आया। उसने सारी बात कह सुनाई, दादी की बीमारी, अपनी बचत और सोलर लैंप का टूटा सपना। मास्टर जी गंभीरता से सुनते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, तुम एक बहादुर लड़के हो। तुमने जो किया, अपनी दादी की जान बचाने के लिए अपना सपना छोड़ दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है। सपने टूटते नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए टल जाते हैं। लेकिन मास्टर जी, अब मैं फिर से शून्य से शुरुआत करूंगा। दादी के लिए अंधेरे में काम करना मुश्किल होता है। राहुल, कभी कभी हम अकेले अपनी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए समाज होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं मास्टर जी, मैं दान नहीं लूंगा अपने स्वाभिमान के साथ। मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा राहुल, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। स्कूल की लाइब्रेरी की सफाई और किताबों की व्यवस्था का काम कोई नहीं करता। क्या तुम सुबह 1 घंटा आकर यह काम कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें हर महीने कुछ पॉकेट मनी मिलेगी। राहुल की आंखों में चमक लौट आई। यह दान नहीं था, यह एक इज्जतदार कमाई का मौका था। जी मास्टर जी, मैं ये काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मत कहो, बस अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। यही तुम्हारी दादी की सबसे बड़ी इच्छा है। उसी शाम मास्टर जी ने गांव के सरपंच और कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राहुल और उसकी दादी की कहानी सुनाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक लड़के की मदद का मामला नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम करने का मौका है। यह लड़का हमारे गांव का गौरव बन सकता है, लेकिन उसे बस थोड़े से सहारे की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर उसके घर में बिजली का इंतजाम कर दें, तो न सिर्फ उसकी दादी बल्कि उसका सपना भी रोशन हो जाएगा और एक शिक्षित बच्चा पूरे गांव के भविष्य को रोशन कर सकता है। गांव के लोगों ने मास्टर जी की बात गंभीरता से सुनी। राहुल की मेहनत और दी के त्याग की कहानी सब जानते थे।
अब वह उनकी मदद करने का वक्त आ गया था। मास्टर जी के शब्दों ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों के दिलों को छू दिया। उन्होंने अगले ही दिन एक छोटी सभा बुलाई। सभा में गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी मौजूद थीं। सरपंच ने खड़े होकर सबका ध्यान आकर्षित किया। भाइयों और बहनों, आप सबने राहुल और उसकी दादी कामिनी देवी के बारे में सुना ही है। एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी बूढ़ी दादी का सहारा भी है, जिसने अपना सपना पूरा करने के लिए पैसे जमा किए, लेकिन दादी की जान बचाने के लिए उन पैसों को दवा पर खर्च कर दिया। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसे हौसले का साथ दें? गांव की एक महिला शांति देवी बोली, सरपंच जी सही कह रहे हैं। राहुल की दादी तो हम सबकी माँ जैसी हैं। उनके घर में अंधेरा रहता है, यह सोचकर ही मन दुखी होता है। एक युवा किसान विजय ने आवाज बुलंद की, मैं अपने खेत से मजदूरों को एक दिन का छुट्टी देकर उनकी झोपड़ी तक बिजली का खंभा लगवाने में मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे सभा में एक सहमति बनने लगी। हर कोई कुछ न कुछ योगदान देने को तैयार था। एक व्यक्ति ने बिजली के तार दान में देने का वादा किया, तो किसी ने बल्ब और स्विच खरीदने की जिम्मेदारी ली। मास्टर जी ने सोलर पैनल का इंतजाम करने की बात कही, ताकि बिजली का बिल न हो और राहुल पर कोई नया बोझ न पड़े। योजना बनी कि अगले रविवार को सुबह सुबह सारा काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि राहुल और उसकी दादी को पहले से कुछ पता न चले। यह उनके लिए एक सरप्राइज होगा। रविवार का दिन आया। राहुल सुबह ही स्कूल की लाइब्रेरी की सफाई के लिए निकल गया। कामिनी दादी घर के सामने बैठकर सब्जी साफ कर रही थीं कि अचानक उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग, सरपंच, मास्टर जी और यहाँ तक कि बच्चे भी उनकी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में सीढ़ियां, तार और टोल बॉक्स थे। यह सब क्या है? दादी, आपके और राहुल के लिए गांव वालों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आज हम सब मिलकर आपके इस घर में रोशनी लेकर आए हैं। यह सुनकर कामिनी दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर सबक और नमन करने लगी। जैसे ही राहुल शाम को लाइब्रेरी का काम निपटाकर लौटा, वह अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी भीड़ देखकर चौंक गया। उसका दिल धक धक करने लगा। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तभी सरपंच ने उसे आवाज लगाई, आजा बेटा राहुल, देख तेरे लिए गांव वालों ने क्या तोहफा तैयार किया है। एक पल में पूरी झोपड़ी रोशनी से जगमगा उठी। सोलर लैंप की चमकती लौ ने हर कोने को उजागर कर दिया। जिप्सकी ठंडी हवा ने सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। राहुल वहीं खड़ा खड़ा देखता रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह उसका सपना था जो उसकी आंखों के सामने सच हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रो पड़ा। ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि आभार और खुशी के आंसू थे। उसने सबके पैर छुए और बिना कुछ बोले उसकी भावनाएं सब कुछ कह रही थीं।